न्यूमेरिकल्स की शुरुआत करते हैं। हमारे आगे कुछ हम लोग ने लास्ट टाइम प्रॉब्लम्स देखे थे ऑलरेडी रिलेटेड टू काइनेमेटिकल इक्वेशंस, और हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन वाला पार्ट चालू था। उसी को और आगे ले जाते हुए और बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं अभी फ़िलहाल। चलिए अगला, a particle starts from rest and moves under constant acceleration in a straight line. First up, find the ratio of displacements in successive second. आपको रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है इन सक्सेसिव सेकंड, यानी एक के बाद एक आने वाला जो सेकंड है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सेकंड, उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उसका रेशियो लेना है। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ना बेटा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़्यादा। ये मतलब घिसी पिटे ये क्वेश्चन आते रहता है बहुत बार, नीट में, जेई में, अदर एग्जाम्स में बहुत बार आते रहता है। कोई टेस्ट सीरीज लगाओगे तो वहाँ मिलेगा, कोई मॉड्यूल देखेगा तो वहाँ पक्का मिलेगा, है ना। ये आता ही आता है ऐसा क्वेश्चन है। और कुछ नहीं बेटा, डेरिवेशन तो आप एक बार देखोगे आज, मगर आज के बाद वो उसको याद ही रखोगे आप, है ना। उसकी जो वैल्यू आएगी आप इजीली याद रख लोगे, कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, इजीली याद रख लोगे। बोले क्या है, देखो, जैसे हमको मालूम है एक ऑब्जेक्ट ने अपना मोशन स्टार्ट किया रेस्ट से, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, 0। मान लो उसने पहले एक सेकंड में डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हुआ, x1, अगले एक सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x2, अगले एक सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x3, एंड सो ऑन। तो आपको x1 x2 x2 x3 मतलब इन तीनों का रेशियो लेना है। अब कैसा करेंगे, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है यार। सबसे पहले देखो, हम लेंगे डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड। डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड, ओके। तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हैं, xn इक्वल्स टू u प्लस a/2 ट्वाइस ऑफ n माइनस 1। एक्सेलरेशन क्या है उसने कुछ बताया क्या, नहीं बताया, खैर छोड़ो। तो x1 कितना रहेगा, ये होगा 0 प्लस a/2 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1। Therefore x1 इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 1 यानी कि a/2। ये रहा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड एंड दूसरे नंबर का सेकंड, उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, x2 इज इक्वल्स टू 0 प्लस a/2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1। देयरफॉर x2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, बताओ तो, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 1 3, तो हो जाएगा 3a/2। फिर एक और निकाल लेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, x3 इक्वल्स टू, अब ये क्या रहेगा, 0 प्लस a/2 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1, 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 1 5। एक्स3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
5a/2। ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। अब देखो यहाँ पे फ्रॉम 1 2 एंड 3 जब आप रेशो लेंगे x1 is to x2 is to x3, इन तीनों का रेशो लेंगे तो वह आएगा a/2 is to 3a/2 is to 5a/2। इस तरह से लिख सकते हैं अपन। अब इनमें जो चीज़ कॉमन होगी वो कैंसिल हो जाती है। 3 अगर रेशो आते हैं ना ऐसे, तो अगर इनमें कोई चीज़ कॉमन होगी तो वो कैंसिल हो जाती है। अब बताओ कौन सी चीज़ क्या कॉमन है? a/2, तो वो कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? 1 is to 3 is to 5। और अगर आगे मैं चौथा भी सॉल्व करता तो वो 7 आता। 1 is to 3 is to 5 is to 7। और आपका उसके आगे का भी अंदाज़ा हो गया होगा 9, है ना। तो सिंपली करना क्या है? ऑड नंबर का रेशियो लेना है एंड दैट्स द आंसर, है ना। तो भैया जब भी, सिर्फ 1 सेकंड के लिए नहीं है ये रूल, जब भी अगर टाइम इक्वल हो, क्या इक्वल बेटा? टाइम। अब मुझे ज़रा पानी रख देना। जब टाइम इक्वल हो, है ना, मान लो कि भैया पहले 10 सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगले 10 सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगले 10 सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। जब ये तीनों डिस्प्लेसमेंट का आप रेशियो लोगे तो दैट रेशियो विल बी 1 is to 3 is to 5 is to 7। आया समझ में आपको? तो जब टाइम इक्वल हो, क्या इक्वल हो? अरे बोलो भाई, क्या इक्वल हो? बोलो क्या इक्वल रहेगा? फिर से बोलो क्या रहेगा इक्वल? टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो, किसका रेशियो? किसका रेशियो? डिस्प्लेसमेंट का रेशियो। फिर से बोलो किसका रेशियो? डिस्प्लेसमेंट का रेशियो। क्या रहेगा? 1 is to 3 is to 5 is to 7 एंड सो ऑन। फिर से बोलो क्या वैल्यू रहेगी? 1 is to 3 is to 5 is to 7 एंड सो ऑन। फिर से बोलो क्या रहेगी? 1 is to 3 is to 5 is to 7 एंड सो ऑन। आया समझ में आपको? है ना। हर एक सेकंड में, हर टी सेकंड्स में, टी बोले तो कोई भी टाइम हो सकता, आपका डिस्प्लेसमेंट का रेशियो ये आएगा। आया समझ में? ठीक है, चलो लिख लो। बातें नहीं करेंगे कोई, चुपचाप इधर ध्यान दे के लिखेंगे। Second, 5 seconds, and the next 5 seconds, comma, respectively. Full stop. The relation between x, y, and z is first option x is equals to y equals to z, second option 5x is equals to 3y is equals to z, third
एक्स इज इक्वल्स टू वाई बाई 3 इज इक्वल्स टू जेड अपॉन 5, एक्स इज इक्वल्स टू वाई बाई 5 इक्वल्स टू जेड अपॉन 3। लिखो बड़े क्वेश्चन। ट्राई करो इसको सॉल्व करने के लिए। से रिलेटेड है वो। A body travels for 15 seconds starting from rest with a constant acceleration. It travels distance x, y and z in first 5 seconds, second 5 seconds and next 5 seconds. The relation between x, y and z is, बोलिए। Relation between x, y and z is, ये फॉर्मूले देखो ना, इसको सेकंड वाला पार्ट जो है, जो फर्स्ट 5 सेकंड है ना ये, ओके, एक्स, बोलिए क्या रहेगा फिर? पहली बात तो इतना मैं ये जानता हूँ कि x इज टू वाई इज टू जेड इज इक्वल्स टू 1 इज टू 3 इज टू 5। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू उससे 3 गुना ज़्यादा है ना? तो मतलब y इज इक्वल्स टू थ्राइस x, या x इज इक्वल्स टू वाई अपॉन 3, x इज इक्वल्स टू वाई अपॉन 3, है ना? सिंपल सी बात है ना। अब x इज टू 1, सिर्फ इतने पार्ट पे फोकस करो, x इज टू 1 तो है ना। तो भाई x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू उससे 3 गुना ज़्यादा है। इसका मीनिंग वही होता ना कि अगर x इज टू वाई इज टू जेड, मतलब ये 1 है तो ये 3 है, यानी ये y 5 है। बात समझ रहे क्या आप? नहीं समझ रहे आप? रेशो का मतलब क्या होता है भाई? तुमको बेसिक रेशो मालूम नहीं क्या भाई? x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 1/2 अगर मैं लिखता हूँ, उसका मीनिंग क्या होता है कि x जो है y/2 है, यानी x जो है y के आधे के बराबर है ना? या फिर y जो है डबल है x का, y जो है डबल है x का। इसका मीनिंग आता है रेशो का। मैं बोल रहा हूँ देखो, अपन 3 रेशो जानते हैं, 1:3:5:7। आगे छोड़, साइन को मार गोली। 5-5 सेकंड में मैंने बोला अगर टाइम इक्वल रहा तो डिस्प्लेसमेंट का रेशो क्या रहेगा? 1:3:5:7। मैं 3 को ही पकड़ रहा हूँ अभी, 1:3:5। अगर पहला वाला x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू क्या रहेगी? 3। मतलब सिंपल सी बात है कि y जो है x से 3 गुना बड़ा है। तो मैं यहाँ लिख सकता y इक्वल्स टू 3/x, आया ना? तो y इक्वल्स टू 3/x, तो x को क्या लिख सकता? ठीक है। इसी तरह आप इनको और इनको देखो, x और z को देखो, एक मिनट, x और z को देखो। तो मुझे एक बात बताओ, x अगर 1 है तो z कितना है? 5, यानी z x से 5 टाइम्स ग्रेटर है। तो मैं बोलूँगा भैया ठीक है, x इज 5 टाइम्स z, सॉरी z इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स x, उल्टा लिख दिया था मैंने। z इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स x। अगर x की वैल्यू 1 है तो z की वैल्यू 5 है। इसका मतलब z जो है x से 5 गुना बड़ा है। फिर से बोलता हूँ, अगर x की वैल्यू 1 है तो z की वैल्यू 5 है, यानी z x से 5 टाइम्स बड़ा है। तो अच्छा ऐसी बात है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ x इज इक्वल्स टू z/5। अरे बोले भाई x y/3 की भी बराबर है, x z/5 के बराबर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता है? x इज इक्वल्स टू y/3 इक्वल्स टू z/5। ऐसा नहीं लिख सकता मैं? अब कौन सा ऑप्शन आ रहा फिर? दैट्स इट। ठीक है, लिख लो। हाँ
ये वेक्टर सिंह का है, इसमें 21 स्टूडेंट्स रहेंगे और कंपलसरीली करना सबको है ना, अगर कोई एब्सेंट है तो फाइन लेना। ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं, ये रिपीटर्स का है, 1D2 + 2D रिपीटर्स का है। 12वीं वालों को मैं बता दूँगा मैम बाद में, ठीक है। हाँ ये ला लो, 12वीं का देखेंगे बाद में। लो देख लो उनके हिसाब से कितने रहते हो। हाँ हाँ 21। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, a particle start from rest and moves under constant acceleration. A particle starts from rest and move under constant acceleration in a straight line. In a straight line. First up, find the ratio of time in successive displacement. Find the ratio of time in successive displacement. इससे पहले वाले प्रॉब्लम में क्या हुआ था, टाइम सेम था, आपने डिस्टेंस का रेशियो लिए थे, है ना। टाइम सेम था 1-1 सेकंड का और आपने डिस्प्लेसमेंट का रेशियो लिए थे। इस बार क्या है ना, डिस्प्लेसमेंट सेम है, आपको टाइम का रेशियो लेना है। समझ में आ रहा ना, कि भैया मान लो पहले देखो तुम्हारी गाड़ी की स्पीड लगातार बढ़ रही है, अगर जिसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, गाड़ी की स्पीड लगातार बढ़ रही। मान लो उसने पहले d डिस्टेंस कवर किया और उसको टाइम लगाऊंगा t1, फिर अगला d डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको सेम टाइम लगेगा क्या, उतना ही डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको फिर से सेम टाइम लगेगा क्या। और गाड़ी की स्पीड लगातार बढ़ रही है, एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो अगर उसने डिस्टेंस d कवर किया टाइम t1 में, तो अगला d से डिस्टेंस d क्या सेम टाइम t में ही कवर होगा क्या, नहीं नहीं, इस बार थोड़ा सा कम लगेगा। तो बोले टाइम कितना लग रहा है, चलो t2, फिर अगला फिर से d डिस्टेंस कवर होगा, है ना। मान लो फिर से आगे का जो d डिस्टेंस रहेगा वो t1 और t2 से भी कम रहेगा, क्योंकि स्पीड लगातार बढ़ रही ना भैया। तो अब अपने को वही करना है, अपने को डिस्टेंस इक्वल रखना है और टाइम का रेशियो निकालना है। अब कैसे निकालेंगे देखते हैं, चलो। ब्लू वाला मार्क करता है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। ये एक ऐसा पॉइंट प्रॉब्लम है जो अभी तक की नीट में आया नहीं, और मुझे कई सालों से लग रहा है कि भैया ये आना चाहिए और कभी ना कभी ये आएगा ज़रूर। इम्पॉर्टेंट है ये, जैसे कि ये तो घसा पिटा आया, ये इतनी बार आया नीट में, जेई में बहुत बार आ चुका, ये वो आ गया, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ गया, बहुत बार आ गया, है ना। मगर ये जो अभी तक के नहीं आया, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। तो देखो बेटा, चलिए सबसे पहले हम लोग डायग्रामेटिकली थोड़ा सा चीज़ों को बना लेते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट है जो ए से आगे बढ़ रहा है फिलहाल, उसने डी डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में, t1, फिर से डी डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में, t2, वंस अगेन डी डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में, t3, एंड सो ऑन। समझ में आ रहा ना।
डी 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 ऐसा डिस्टेंस कवर कर रहा है वो। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट उसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी, 0। अब हमको करना क्या है बेटा, यहाँ पर टाइम का रेशो निकालना है। जब हमको डिस्टेंस दिया हो, डिस्टेंस और टाइम के बारे में डेटा दिया हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ये वाला यूज़ करेंगे, है ना। पहले मैं सिर्फ इतने पोर्शन पे लगाता हूँ ये फॉर्मूला, सिर्फ इतने पोर्शन पे। तो बोले भैया अब क्या आएगा, चलो उसको नाम देता हूँ मैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। तो पाथ ए बी, सिर्फ ए बी पाथ के लिए। तो जब मैं पाथ ए बी पे ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो वो आएगा डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए टी वन का स्क्वायर, डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए टी वन का स्क्वायर। ये समझ में आया ना, ये एक्स इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो सिर्फ इतना पोर्शन लिखेंगे अपन, हाफ ऑफ ए टी वन का स्क्वायर। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देयरफॉर टी वन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2d अपॉन ए, टी वन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2d अपॉन ए। ये फॉर्मूला ऐसा लिखा जा सकता है, हाँ जी बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो। T1 की वैल्यू आ गई है ना, अपने को वही चाहिए ना, T1 इज टू T2 इज टू T3। पिछली बार x1 इज टू x2 इज टू x3 निकाले थे अपन ने, पिछली बार x1 x2 x3 का रेशियो लिए थे। इस बार किसका रेशियो लेना है, T1 T2 T3 का। तो हमारा T1 मिल गया, अब भाई बारी T2 की। अब T2 क्या आएगा, हम इस पर फोकस करेंगे। कई लोग सोचेंगे सर इतने पोर्शन पे लगा दो, पाथ BC पे लगा दो आप ये वाला फॉर्मूला, है ना। अगर आप ये कर रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। क्यों, मसला क्या है बताओ, क्या गड़बड़ है यहाँ, क्यों नहीं लगाना चाहिए आपको? लगा सकते हो मगर लगाना नहीं चाहिए। नहीं, एक्सप्रेशन तो कांस्टेंट है, टाइम तो दिया हुआ T2। हाँ हाँ बोल बोल, बस सही बोल रहा। इनिशियल वेलोसिटी नहीं मालूम यहाँ की, मालूम है क्या? यहाँ का मालूम है, तुम 0 से शुरू किए है कि नहीं? यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी तुमको मालूम है क्या? और अगर तुम सोच रहे कि सर हम लोग निकाल सकते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी के फॉर्मूले से, बिल्कुल निकाल सकते हैं, मगर वो प्रोसीजर ज़बरदस्ती का लंबा हो जाएगा। तो बोले सर अब कैसा, हमको तो T2 चाहिए इसमें। कोई बात नहीं, तुम क्या करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम निकालो। जैसे ये टाइम निकला था ना, तुम यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम निकालो, T1 प्लस T2, उसमें से T1 माइनस कर दो। समझे ना? ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालो, पूरा टाइम ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का लो और उसमें से T1 को माइनस कर दो, तो सिर्फ क्या बचेगा, T2। चलो देखो, पाथ AC पे फोकस करता हूँ मैं, गौर से देखना, कहीं अटके तो समझ पूछ लेना। पाथ AC, भाई डिस्टेंस कितना कवर होगा पाथ AC में? कितना डिस्टेंस कवर होगा? हाँ बिल्कुल बोलो, 2D। तो 2D इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, है ना। ये समझ में आया ना? यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा, 2D, और T1 प्लस T2 टाइम कितना होगा, T1 प्लस T2 उसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये 2 इधर आएगा, ये 4D हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4D अपॉन ए, और T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4D अपॉन ए। आया कि नहीं समझ में, है ना? इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, मगर मुझे तो सिर्फ क्या चाहिए, T2 चाहिए। तो मैं T2 चाहिए तो सिर्फ T1 को उधर भेजूंगा, तो T2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4D अपॉन ए माइनस T1, मगर T1 की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ 2D अपॉन ए है। तो चलो भैया वो वैल्यू डाल दो। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर T2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4D अपॉन ए माइनस अंडर रूट ऑफ 2D अपॉन ए। अच्छा, इनमें से कुछ कॉमन निकलता क्या? अंडर रूट ऑफ 2D अपॉन ए कॉमन निकल जाता। यहाँ अंडर रूट ऑफ 2D अपॉन ए है, यहाँ पर भी है, देने से 4 है ना, तो 4 को 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं ना अपन। तो अंडर रूट ऑफ 2D अपॉन ए ये कॉमन निकलेगा, तो बचेगा क्या फिर,
नहीं, डी तो निकल गया ना, डी भी निकल गया, ए भी निकल गया, सिर्फ अंडर रूट ऑफ 2 बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर 1। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 दे दो। ये समझ में आया? अब आपके पास T1 आ गया, T2 आ गया, अब बारी किसकी? T3 की। T3 कैलकुलेट करने के लिए फोकस कहाँ पे करेंगे आप? पाथ AD पे, है ना? तो T3 निकालने के लिए आप फोकस कहाँ पे कर रहे हैं? पाथ AD पे। आप यहाँ पर इतना पोर्शन, है ना, ये यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी जानते क्या आप? नहीं। तो इनिशियल वेलोसिटी नहीं जानते, तो इसीलिए इस पोर्शन पे आप ये फॉर्मूला लगा नहीं सकते। आप सोच रहे हैं सर x = ut + ½ of at स्क्वायर, यहाँ लगा दो, डायरेक्ट आ जाएगा फिर T3 का। मसला ये है, यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी मुझे मालूम नहीं, और निकालने बैठूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा उसमें। इससे अच्छा एक काम करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक के लगा दो फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 3D। टाइम कितना लग गया? T1 + T2 + T3। तो मैं बोलूँगा ठीक है भैया, तो चलो ठीक है। पाथ AD के लिए, सॉरी पाथ AD तो लिख चुका हूँ ऑलरेडी। डिस्टेंस कवर्ड कितना है? 3D = आपका हाफ ऑफ A T1 + T2 + T3 का होल स्क्वायर। अब होगा क्या बेटा? ये 2 को उधर भेजो, तो ये हो जाएगा 6D/A = T1 + T2 + T3 का होल स्क्वायर। अब इसका ले लो स्क्वायर रूट, और इसको मैं पहले लिखूंगा। T1 + T2 + T3 इसको पहले लिख रहा हूँ, साथ ही साथ इसका ले लो स्क्वायर रूट, √ 6D/A। ठीक है, अपने को तलाश किसकी है? T3 की। तो अकेले T3 को छोड़ के सबको उधर भेजो। Therefore T3 = √ 60/A - T1 + T2, that is T3 = √ 6D/A माइनस T1 + T2 हम लोग पहले निकाल चुके थे, याद है? √ 4D/A। तो मैं यहाँ लिखूंगा √ 4D/A। अच्छा ठीक है, चलो ये लिख डाले। अब ज़रा एक बात बताओ, इसमें से कुछ कॉमन निकलता क्या? D निकल जाता, √D निकल जाता, साथ ही साथ √2 भी निकल सकता है, क्योंकि 2 3 = 6 और 2 2 = 4। 2 इसके पास भी है, इसके पास भी है। तो अब एक काम करो, है ना, √ 2D/A को कॉमन निकालो। यहाँ से सब निकल गया, D निकल गया, A निकल गया, 2 निकल गया, तो बचेगा क्या? 3। √ 3 माइनस √ 2। इक्वेशन नंबर 3 आया समझ में आपको? अब एक काम करो, फिर रेशियो ले लो। देखो T1 = T2 = T3, ओह सॉरी नॉट इक्वल्स टू, = है ना, T1 = T2 = T3। क्या रेशियो आएगा? देखो थोड़ा दिमाग लगाओ। T1 के पास क्या है? √ 2D/A। T2 के पास क्या है? √ 2D/A √ 2 - 1। T3 के पास क्या है? √ 2D/A √3 - √2। इन सब में कॉमन क्या है? है ना, √ 2D/A। वो क्या हो जाएगा? कैंसर। फिर बचेगा क्या? यहाँ 1, और सेकंड वाले में √2 - 1, और थर्ड वाले में √3 - √2। कोई चौथा वाला मुझे बता सकता है क्या? √4 - √3। पैटर्न समझ में आया? 1, फिर उसके आगे का नंबर क्या होता? 2, तो √2 - 1। फिर 2 के आगे का नंबर 3, √3 - √2। 3 के आगे का नंबर 4, तो √4 - √3। इतना नहीं आएगा, पहले 3 ही चाहते हो, तो इस तरह से ये एंड सो ऑन चलता रहेगा। ये है ना, ये याद रखो बेटा, ये वैल्यू है इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लिख लो पूरा अच्छे से।
समझ में आया ना सभी को? ये संडे वेक्टर्स पे टेस्ट, और आने वाले संडे सब लोग सुन लो, जो तकरीबन सभी के लिए कंपलसरी रहेगा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। ये हार्डली वेंसडे थर्सडे तक चलेगा चैप्टर, उसके बाद इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर आपका विद डीपीपीज भी अगर देखा जाए तो मतलब ये पूरा हफ्ता आगे का यूटिलाइज हो जाएगा। तो फिर आपको मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन करना है, पूरा तैयारी चालू रखो सब उसकी, है ना। अभी से सब करते चलोगे तो पता नहीं चलेगा, पेंडिंग में डालोगे ना तो बहुत भारी पड़ेगा। टेस्ट का टाइम शायद 10 बजे, अमजद से पूछता हूँ मैं, क्योंकि आपका बाकी कोई सब्जेक्ट का नहीं है ना, तो अराउंड 10 बजे होगा फिर। नहीं 45 क्वेश्चंस। हाँ, पिछले इसमें थोड़ा सा मैंने वो टेस्ट पेपर दूसरा निकाल लिया था अमजद ने, 50 वाला नहीं निकाला था, तो 45 का अगर आया तो पूरे इनका सॉल्व करना है ना। अभी थोड़ी देर में ये कंप्लीट कर लो, फिर मैं पेपर पैटर्न आपको डिस्कस कर लेता हूँ। कई लोग नए हैं, उनको मालूम नहीं है पेपर पैटर्न कैसा आता है, वो डिस्कस कर लेता हूँ। ये लिख लो फटाफट पहले आप, बाकी की जो चीज़ें मैं कर लूँगा, व्हेन एंड वेयर टाइप के प्रॉब्लम अभी दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं अपना।